हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हमारा सेशन चल रहा था दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय हितों की। दोस्तों इसका एक भाग, राष्ट्रीय हितों का एक भाग हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार सेकेंड भाग पर मतलब कि इस सेशन पर अगर आपने मूव किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है फर्स्ट भाग की, उसे पहले देख लीजिएगा, जिससे कि राष्ट्रीय हितों से संबंधित आपके सामान्य जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली जो बात हमने, जो बेसिक तथ्यों पर हमने इसके पहले भाग में चर्चा की है, अब उस पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि वही सेशन जो पहले भाग में हुआ है उसको निरंतर करेंगे आगे, है ना। तो अगर आप फर्स्ट भाग को नहीं देखते हैं और इस सेकेंड भाग पर डायरेक्टली मूव करके आए हैं दोस्तों, तो इसको समझने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने दोस्तों। बस मेरी रिक्वेस्ट वही है आपसे कि पहले इसके एक जो भाग फर्स्ट है ना उसको पहले देख लीजिएगा, है ना। उससे क्या होगा कि ये जो राष्ट्रीय हित वाला जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं, और जहां पर हमने पहले भाग को छोड़ा था अब वहीं से हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं दोस्तों। इस पे एक लास्ट कल का एक सेशन और होने वाला है, उसके बाद में सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम राष्ट्रीय हितों के अर्थ को डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद राष्ट्रीय हितों के प्रकारों को डिस्कस कर चुके थे। तो मतलब दो कंसेप्ट हमारे फर्स्ट और सेकंड दो क्लियर हो चुके थे फर्स्ट भाग में, और इस सेशन में अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय हितों के तत्वों पर और उसके अलावा उसके अभिवृद्धि के साधनों पर, ठीक है ना। तो दो कंसेप्ट हमारे फर्स्ट भाग में क्लियर हो गए थे, दो कंसेप्ट हम इसमें क्लियर कर लेंगे। चलिए, इस अर्थ पर हम डिस्कस कर चुके थे, अर्थ इन परिभाषाओं को भी देख चुके थे इसके सभी प्रकारों पर भी हम चर्चा कर चुके थे, 6 प्रकार थे इसके। चलिए सेकेंड भाग में दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है इसके निर्धारक तत्वों पर। मतलब ये कि राष्ट्रीय हित जिन तत्वों से प्रभावित होते हैं, या ऐसा मानिए कि किसी भी देश के हित जिन तत्वों से निर्धारित होते हैं उन तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये तत्व कमजोर पड़ जाते हैं किसी भी देश में तो उस देश का हित अहित में बदल जाता है। याद रखिएगा, उसका हित अहित में बदल जाएगा अगर इन तत्वों में से कोई भी तत्व अगर कमजोर पड़ता है तो कुल मिलाकर हम यहां पर यह कह सकते हैं कि किसी भी देश के हितों को बनाए रखने के लिए या उस देश के हित में उसकी जो विदेश नीति बनती है तो उस विदेश नीति में इन विशेष तत्वों का ध्यान रखा जाता है। इन तत्वों के आधार पर ही उस देश की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो 6 तत्व आप देख रहे हैं, इन 6 तत्वों का हम जो है पूरे विस्तार से इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से और व्यवहारिक रूप से समझने के दृष्टिकोण से। तो दोनों दृष्टिकोण से ये सेशन हमारा हमेशा से यूजफुल रहता है दोस्तों। व्यवहारिक रूप से इसलिए ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ जाए, और थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में इसलिए ताकि आपको एग्जाम में लिखना क्या है वो आपकी जो समस्या है उस समस्या का भी समाधान हो जाए, है ना। तो जो ये कंसेप्ट है, जो ये डेटा है, जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करता हूं दोस्तों एग्जाम के टाइम में रिवीजन लगाने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। रीजन ये है दोस्तों कि आप इन लेक्चरों से तैयारी कर रहे हैं और इसी का डेटा अगर आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए मिल जाए तो यकीन मानिए सभी पुस्तकों से सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए डाटा हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शब्दों में हमारे अनुसार टॉपिक को समझते हैं, और वही डेटा अगर आपको रिवीजन के लिए मिल जाए, एक पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे सीरियल वाइज जमा हुआ कंप्लीट, है ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं फिर। चलिए बाकी शुरुआत करते हैं, आप समझते हैं इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके शक्ति। तो दोस्तों किसी भी देश के हितों को निर्धारित करने में सबसे पहला जो कोई तत्व होता है तो वो होता है शक्ति। अब शक्ति क्यों आवश्यक होती है जरा समझिए इसको दोस्तों। अगर मान लेते हैं कोई आज विश्व में कोई राष्ट्र ऐसे है जो शक्तिशाली नहीं है, और या दूसरी तरफ देखें तो कोई राष्ट्र ऐसे जो बहुत शक्तिशाली है, तो अब यहां पर कंपेयर करके देखिए कि जो राष्ट्र शक्तिशाली है वो अपने हितों को व्यवस्थित रूप में लेकर चल सकता है, या ऐसा मानिए कि जो राष्ट्र शक्तिशाली है वो अपने विकास को अपने चरम स्तर तक ले जा चुका है, और जो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं है या पहले नहीं था तो वो अपना पूर्णतः विकास भी नहीं कर पाया। कारण
शक्तिशाली होने का फायदा यह होता है दोस्तों कि जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है उस राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर दोनों तरफ शांति व्यवस्था स्थापित रहती है। मतलब ये, अगर किसी देश की गवर्नमेंट या कोई राष्ट्र अगर शक्तिशाली होता है तो उस देश के अंदर भी सुरक्षा बनी रहती है। कोई अन्य राष्ट्र या अन्य जो अंदर के आंतरिक उपद्रवी होते हैं वो राष्ट्र में जो है दोस्तों उपद्रव नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि आतंकवाद का खतरा होता है तो आतंकवाद की समस्याएं भी दोस्तों अधिकतर जो देखी जाती है वो उन राष्ट्रों में ही देखी जाती है जो कि उनको जवाब देने में नाकाम रहते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे कि अमेरिका पर भी हमला हुआ था, भारत पर भी होता रहता। तो ये भारत पर जो हमले होते हैं तो टारगेटेड होते हैं दोस्तों, टारगेटेड होते हैं ना, एक पर्सनली जो लेकर के होता है आतंकवाद का वो रीजन होता है इंडिया में। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है वह अपने हितों की सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है। शक्तिशाली होना प्रत्येक राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक राष्ट्र अपनी शक्ति के दम पर ही राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की समस्याओं से प्रभावशाली तरीके से निपट सकता है। या ऐसा समझिए कि अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली है तो वो अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाकर रखेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जो भी राष्ट्र शक्तिशाली होता है ना। उदाहरण के लिए अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो दोस्तों एक मैप के द्वारा एक समझिए थोड़ा सा, यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर वैसे तो आप सभी जानते हैं, समझते हैं अच्छे से भी, लेकिन फिर भी जिन दोस्तों को नहीं इसका आइडिया है मैं थोड़ा सा बता दूं उन लोगों को भी। दोस्तों ये वर्ल्ड में ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। अमेरिका की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ अमेरिका रहा, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत रहा यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, और ये रूस की बॉर्डर है, ठीक है, ये रूस की बॉर्डर है, ये इस प्रकार से। और जो देश आपको ये यहां पर दिख रहे हैं, कहां पर, ये जो देश दिख रहे हैं दोस्तों आपको, ये जो देश दिख रहे हैं, इन देशों को हम बोलते हैं खाड़ी देश। क्या बोलते हैं? खाड़ी देश। अब अमेरिका का दोस्तों इन देशों से बहुत ज्यादा फायदा होता है, इन खाड़ी देशों से बहुत फायदा होता है। इस कारण से अमेरिका ने यहां पर कुछ सैनिक शक्तियों का अरेंजमेंट कर रखा है, सैनिक अड्डे बना रखे हैं, सैनिक शक्तियों को जो है यहां नियुक्त किया हुआ है अमेरिका ने, व्यापारिक उद्देश्यों से, साथ ही साथ में राजनीतिक उद्देश्यों से। इन देशों के माध्यम से वो रूस पर नजर रखने का कार्य करता है या रूस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि रूस यहां पास में है ना। तो अब समझिए अमेरिका जो है अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अन्य देशों पर प्रभाव जमा करके वहां अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर चुका है। कैसे कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली राष्ट्र है। आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है ना। तो अमेरिका जिस तरफ अमेरिका आज वर्तमान में जिस तरफ अमेरिका खड़ा हो जाए, ये समझिए कि पूरी जो दोनों तरफ का जो पलड़ा है ना वही भारी होगा जहां पर अमेरिका होगा, ठीक है ना। तो जहां पर पहले युद्ध के समय में जब ये दोनों पूरा विश्व दोनों गुटों में बटा हुआ था, तो उस समय से दोस्तों अमेरिका ने अपनी जो है हथियार बनाने से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में उसने इस प्रकार से प्रगति की है कि आज वो विश्व का प्रथम महाशक्ति बनकर बैठा हुआ है। और इसी कारण से पूरे विश्व पर आज उसका दबदबा बना हुआ है। तो आज पूरे विश्व में उसकी सिर्फ जो इज्जत की जाती है ना वो शक्ति के माध्यम से ही की जाती है। और वैसे तो दोस्तों ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप भी स्वयं जानते हैं। वो अभी तो हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अगर हम इसको पर्सनली भी देखें अपने अगर पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो जहां पर शक्ति है ना, चाहे तो आप डायरेक्टली पावर की बात कीजिए या फिर आर्थिक शक्ति की बात कीजिए, शक्ति आज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारी लाइफ में भी करती है ना। तो जिस तरह से शक्ति हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है, उसी प्रकार से राष्ट्रों के लिए भी उसी प्रकार का रोल प्ले करती है। क्लियर है ना। तो इसलिए दोस्तों प्रत्येक राष्ट्र को यदि चाहिए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसे चाहिए कि वह शक्तिशाली हो। निर्बल राष्ट्र की आज कोई वैल्यू नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मान नहीं होता है ना। पूरी दुनिया की हकीकत है, ये पूरी दुनिया की ही हकीकत है। चलिए अगला कंसेप्ट है हमारा शांति। जी हाँ, शांति व्यवस्था किस प्रकार से निर्धारक तत्व हो सकती है दोस्तों? तो शांति व्यवस्था निर्धारक तत्व इसलिए होगी कि अब ये समझिए कि अगर कोई राष्ट्र अपना वास्तविक हित चाहता है,
तो किसी भी राष्ट्र का वास्तविक हित किसमें छिपा होता है दोस्तों? उसके विकास में। और विकास, किसी भी राष्ट्र का विकास कब हो सकता है? जब उस राष्ट्र में शांति स्थापित हो, शांति व्यवस्था बनी हुई हो। अगर मान लेते हैं कि आंतरिक रूप से उस पर विद्रोह हो रहे हैं उस राष्ट्र में, है ना, और बाहरी रूप से आक्रमण हो रहे हो, शांति व्यवस्था कहीं से कहीं तक है नहीं है, शांति बिल्कुल है ही नहीं राष्ट्र में, तो बताइए वो राष्ट्र इन झगड़ों से या इन जो भी उपद्रवी है या जो आतंक फैला रहे हैं या कहें कि जितनी भी अव्यवस्था है उस राष्ट्र की, तो वो उस राष्ट्र उन अव्यवस्थाओं से निपटेगा या फिर जो है वो विकास कार्य करेगा? तो यहाँ पर संभव ही नहीं होगा। इस प्रकार के अगर कहीं पर भी देश के अंदर भी अगर विद्रोह हो रहे होंगे तो संभव नहीं होगा उस राष्ट्र के लिए कि वो किसी भी प्रकार से अपना विकास कर पाए, राष्ट्र का विकास कर पाए। तो इसलिए हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए उसे चाहिए कि वो एक अच्छे स्तर पर विकास करे, और विकास की प्रथम शर्त यही है कि उस राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनी हुई हो, है ना, क्योंकि अशांति के स्तर में या कहें कि अव्यवस्था के स्तर पर कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता। क्लियर है? तो जिस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, उसी प्रकार से राष्ट्र के विकास के लिए शांति भी बहुत जरूरी है। आंतरिक शांति से राष्ट्र अंदर से मजबूत बनता है, आंतरिक शांति से राष्ट्र अंदर से मजबूत बनता है। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर करता है, और संसाधनों का जो है वो उपयोग कब कर पाएगा? जब उस राष्ट्र के अंदर जो है शांति व्यवस्था स्थापित हो। अशांति की स्थिति में राष्ट्र ना तो स्वयं के हितों की सुरक्षा कर पाता है और ना ही वह दूसरे राष्ट्रों से के साथ में प्रतिस्पर्धा कर पाता है। इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में वह पिछड़ जाता है। क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद में अगला तत्व जो था दोस्तों वो हमारा सांस्कृतिक एकता की रक्षा। सांस्कृतिक एकता की रक्षा बेसिकली अगर देखा जाए तो दोस्तों शक्ति और शांति जैसे तत्वों से थोड़ा सा कम ही नजर आता है महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी एक तरह से ये महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि आज पूरे विश्व की जो जनता है दोस्तों, जनता अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत भावुक है, बहुत भावुक होती है। जहां पर उनकी संस्कृति की बात आती है ना, तो वो एक तरफा जो है उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। संस्कृति के विरोध में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है आज की जनसंख्या से। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर सांस्कृतिक एकता की अगर कोई देश रक्षा कर पाता है तो उस देश की जनसंख्या आपस में एक लगाव और एक जुड़ाव महसूस करती है। और जिस देश की जनसंख्या एकता के साथ उस देश में बनी हो या एकता के साथ आगे बढ़े, तो उस राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसलिए कहा गया है कि सांस्कृतिक एकता की रक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा बाकी आप, है ना। बहुत इजी टर्म है, कुछ ज्यादा विषय नहीं है, डिफिकल्ट जैसे कि समझ ना आए। ये व्यवहारिक इसका जो कंक्लूजन में दे रहा हूं आप लोगों को, इसको सुनने के बाद तो 100% आप जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होता चलेगा। सिर्फ स्लाइड से ही नहीं, अगर आप जो है सेशन लेने के बाद में अगर आप किसी बुक से भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपका पूरा मैटर एकदम क्लियर होता चलेगा, परेशानी नहीं आएगी। कुल मिलाकर आपको इसके बाद में परेशानी नहीं आएगी। चलिए, आर्थिक समृद्धि। अब यार इसमें तो कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। शक्ति तो चलिए एक ऐसी थी कि जिससे आप कहीं ना कहीं और दूसरे परिप्रेक्ष्य में जोड़ देते हैं उसे, तो बोलना आवश्यकता। शांति व्यवस्था भी चलिए ठीक है, पता है बिना शांति के संभव नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूर। लेकिन ये बताइए, क्या आर्थिक समृद्धि के बिना कोई राष्ट्र अपने हितों की रक्षा कर सकता है? क्या ये बताइए कि आर्थिक समृद्धि के बिना कोई राष्ट्र भी है? जो राष्ट्र आज बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, सोचिए उस देश की जनता का क्या हाल होगा, है ना। तो विकास, सुरक्षा ये तो भूल ही जाइए, बल्कि उस गरीब राष्ट्र का जो फायदा है कौन उठाएगा? फायदा मालूम है ना, जो पड़ोसी राष्ट्र होंगे, जो समृद्ध होंगे या जो उससे ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो पूरे राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी तत्व है राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने वाले या निर्धारित करने वाले, वो सारे तत्व तभी जो है सजग होंगे या कहीं कि तभी एक्टिव हो सकते हैं जब वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, है ना। तो किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए
आवश्यक है कि वह राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, नहीं तो कर्ज के तले इस कदर दब जाएगा वो कि कर्ज देने वाले राष्ट्र ही उस पर कब्जा जमा लेंगे, जैसा कि आज वर्तमान में चीन विभिन्न देशों को लोन दे दे करके और उन पर आंशिक रूप से कब्जा करने का एक नई परंपरा स्टार्ट कर रहा है ना। तो इसलिए एक राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है। यदि कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उस राष्ट्र में शक्ति स्वतः ही अपने आप ही आ जाती है। अगर पैसा है जेब में तो व्यक्ति का स्वभाव अलग ही झलकता है, अन्य लोगों से अलग ही झलकेगा, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है। सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में उसमें एक ग्लो आता है ना, एक ग्लो आता है, जिससे कि पैसे की गर्मी होती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में। उसी प्रकार से राष्ट्र के पास भी भाई आज अमेरिका को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, आज चीन भी धीरे धीरे महाशक्ति के रूप का रूप धारण करता जा रहा है, उसको देखिए। जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र है आर्थिक रूप से उनके स्वभाव को देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब उनकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो उनके एटीट्यूड को देखिए। वहां से देखकर समझ आता है कि यार इस राष्ट्र के पास में कुछ है, तभी तो ये तरह से है ना। क्योंकि हर कोई राष्ट्र जो है अपने संस्कारों को लेकर तो चलता नहीं। जरूरी थोड़ी ना है कि पूरी विश्व के जितने भी राष्ट्र है सब संस्कारी हो, है ना। सब में सब अपनी परंपराओं का पालन करते हो, या किसी राष्ट्र की तो परंपरा ही इस प्रकार की है कि वो अन्य परंपराओं को इग्नोर करता है, या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो हम कुल मिलाकर के एक बात यहाँ स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बात करे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करे, अगर वो अपना विकास चाहता है और अगर वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, तो उसे आर्थिक रूप से सक्षम होना ही चाहिए, है ना। बिना आर्थिक रूप से सक्षम हुए वो किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है मनोबल। मनोबल भी दोस्तों बहुत आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए। अब यहां पर देखिए, जो राष्ट्र आर्थिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध नहीं होता है, आर्थिक रूप से, है ना, या ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली भी नहीं है, पूर्णतः शक्तिशाली भी नहीं है, आर्थिक रूप से भी समृद्ध नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र का विकास करना लगभग असंभव सा होता है। लेकिन अगर उस राष्ट्र में मनोबल है, अगर उसकी जनसंख्या में मनोबल है, क्योंकि देखिए उस राष्ट्र की जो जनसंख्या होगी ना, प्रत्येक चीज उस जनसंख्या से ही मिलती है। अगर जनसंख्या में मनोबल है तो राष्ट्र में मनोबल होगा, है ना। राष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर मनोबल होगा, और जब उनमें मनोबल होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी इनके बीच में संधियां होती है या जो भी सौदे होते हैं, तो वहां पर उनका मनोबल झलकता है। तो ऐसे राष्ट्र जिसके पास मनोबल है ना, मानसिक ताकत है, मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है, तो ऐसा राष्ट्र शक्तिशाली ना होते हुए भी, आर्थिक रूप से समृद्ध ना होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के सामने अपने स्तर को सक्षम दिखा सकता है, प्रूव कर सकता है। और जैसे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने स्तर को बेहतरीन दिखाने का प्रयास में जैसे ही वो सफल होता है, तो विभिन्न देशों का सहयोग मिलना उससे प्रारंभ हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों उसका सम्मान बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हितों की नीतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस देश का मनोबल होता है। यदि कोई राष्ट्र निर्बल भी है लेकिन उस राष्ट्र में मनोबल है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है, और यदि राष्ट्र में मनोबल नहीं है तो एक सशक्त राष्ट्र भी अपने हितों की न तो पूर्ति कर सकता है और ना ही उनकी रक्षा कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जनता का मनोबल ऊंचा होना भी राष्ट्रीय हित का एक आवश्यक तत्व है। आई होप पूरे स्मूथली क्लियर हो पा रहे हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एक अन्य तत्व है वो है नेतृत्व। नेतृत्व, अब नेतृत्व मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरे देश का जो लीडर नेतृत्व करता है ना, मतलब पूरे देश का मुख्य व्यक्ति, प्रधान। अब जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वो एक जो है वैधानिक मात्र है, मतलब कि एक नाम मात्र के शासक है, वो नाम मात्र के राष्ट्रपति है। जबकि वास्तविक शक्ति है दोस्तों मंत्रिमंडल में समाहित, और मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना।
तो अब यहां पर जो व्यवहारिक, देखिए अगर हम संवैधानिक बात करें तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है, लेकिन अगर व्यवहारिक बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ का देश का प्रमुख है, ठीक है ना। तो अब इनमें से आप कुछ भी मान लीजिए, संवैधानिक बात करोगे तो राष्ट्र, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री भी जो भी कार्य करता है ना वो सबके सब राष्ट्रपति के नाम से ही करता है, अपने नाम से कोई कार्य नहीं करता। तो यहां पर जो लीडर है देश का, वो लीडर कैसा नेतृत्व कर रहा है। अगर वो नेतृत्व में पूर्ण भूमिका निभा रहा है, अगर वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर पा रहा है देश का, तो देश का विकास उसी प्रकार से हो पाएगा और अपने देश के हितों की रक्षा उसी प्रकार से हो पाएगी। तो हम यहां पर ये मान सकते हैं, चाहे राष्ट्र शक्तिशाली हो, चाहे राष्ट्र आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, चाहे राष्ट्र में शांति व्यवस्था कायम हो, चाहे जितने भी हमने इससे पहले 5 तत्वों पर चर्चा की है, भले ही 5 तत्व हो, लेकिन उस राष्ट्र के पास अगर नेतृत्व वाला एक अच्छा सा जो भी एक लीडर नहीं होगा, एक नेतृत्व करता एक अच्छा लीडर नहीं होगा, तो उस देश के राष्ट्रीय हित कभी भी सुरक्षित संभव नहीं है कि सुरक्षित रह जाए। वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएगा, है ना। तो नेतृत्व पर सब कुछ निर्भर करता है। नेतृत्व अगर नहीं होंगे तो राष्ट्रीय हित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेतृत्व के ना होने की स्थिति में राष्ट्रीय मनोबल का कोई अर्थ नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, दोनों में ही नेतृत्व बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। और नेतृत्व ना कर पाने पर, नेतृत्व ना होने पर क्या होता है दोस्तों, बहुत सीमा तक उस देश के राष्ट्रीय हित जो है सुरक्षित नहीं रह सकते, स्थायी नहीं रह सकते। वो उनकी कभी भी उस राष्ट्र की जो समृद्धि है या विकास कहें संभव नहीं है। तो उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, उच्च पदाधिकारी अर्थात ये जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं, तो उनका जो निर्णय होते हैं, है ना, एज ए लीडर या कहें कि नेतृत्वकर्ता का जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व अर्थात कि जो लीडर है उसके द्वारा लिए जाने वाला निर्णय, अगर वो निर्णय विवेकपूर्ण है तो उस देश का विकास समय से पहले भी हो सकता है, और अगर उसके जो निर्णय है तो वो निर्णय अगर अविवेकपूर्ण निकले तो उस देश को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व बहुत ज्यादा अपनी भूमिका अदा करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अपने देश के विकास को लेकर के या अपने हितों की सुरक्षा को लेकर। क्लियर है। चलिए, इस प्रकार से दोस्तों हमने उन सभी 6 तत्वों को देखने का प्रयास किया है जिनके माध्यम से किसी भी राष्ट्र की जो हित होते हैं वो हित जिस पर निर्भर करते हैं, जिनके माध्यम से हित डिसाइड होते हैं। अब हम बात करेंगे उन हितों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है ना, कि राष्ट्र के जो हित है उन हितों की वृद्धि कोई राष्ट्र कैसे करता है, ऐसे कौन से साधन है। अभी तक तो हमने ये देखा है कि किन साधनों के माध्यम से कोई भी देश अपने हितों को सुरक्षित रख सकता है ना। तो किसी भी देश के हितों को सुरक्षित रखने वाले साधनों पर हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करेंगे उन हितों की वृद्धि कैसे कर सकता कोई राष्ट्र, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से या कहें कि जिनका प्रयोग करके कोई राष्ट्र अपने हितों की वृद्धि कर सकता है, अपने हितों को और अधिकतम स्तर तक प्राप्त कर सकता है। आइए, इस प्रकार के कुछ दैट मीन्स कि 6 प्रकार के हमें यहां पर वो साधन देखने हैं, जिनमें सबसे पहले कूटनीति, प्रचार, राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद और युद्ध, है ना। इस प्रकार से 6 साधनों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे और एक एक करके दोस्तों इनको समझने का प्रयास करेंगे। इनको समझे उससे पहले इसका फिर से मैं बता रहा हूं, इसका बेसिक समझ लीजिए। हम बात किसकी कर रहे हैं, साधन मतलब क्या। देखिए, अभी इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने तत्व डिस्कस किए थे। तत्व का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय हित है वो राष्ट्रीय कैसे सुरक्षित रह सकता है ना, किन तत्वों से किसी देश के हित सुरक्षित रह सकते हैं या अपने हितों की रक्षा कर सकता कोई राष्ट्र। तो जो 6 तत्व हमने डिस्कस किए, वो 6 तत्व उस राष्ट्र के अंदर होना आवश्यक है, तभी जाकर के वो अपने हितों की रक्षा कर सकता, अपना विकास कर सकता है। क्लियर है। अब जो हित है उसके पास में, उन हितों का वो विकास किस प्रकार से करे, उसके लिए हम साधनों पर, वैसे कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने हितों का विकास कर सकता, उन हितों में वृद्धि कर सकता है, तो उन्हीं साधनों पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कूटनीति, अब जैसे हमने साधनों में नेतृत्व देखा था, है ना, एक अच्छा सा नेतृत्व
अच्छे डिसीजन देश को अच्छी दिशा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से कूटनीति, तो आज जो वर्तमान में विभिन्न देशों के माध्यम से उसके हितों को ध्यान में रखते हुए जो कूटनीति के माध्यम से जो विदेश नीति बनाई जाती है, वो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर निर्भर होती है ना। अब किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति जो होती है दोस्तों, विदेश नीति, वो जितनी इफेक्टिव होगी, जितनी योजनाबद्ध होगी, उस देश के हित उतनी ही वृद्धि करेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन के रूप में कूटनीति का सबसे ज्यादा महत्व है। विदेश नीति चाहे कितनी ही अच्छी तरह से योजनाबद्ध हो जाए, सफलता जो है उसे उत्तम कूटनीति के माध्यम से ही मिलती। कूटनीति मतलब योजना, एक इफेक्टिव योजना, है ना। कूटनीति के मतलब होता है सिंपल एक बहुत अच्छी योजना का निर्माण करना, है ना। तो कूटनीति को लेकर के मॉर्गेनथाउ साहब ने कहा है कि किसी राष्ट्र के विदेशी मामलों का उसके कूटनीति के द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय हित के लिए शांति के समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि युद्ध के समय में। सिंपल सी बात है, मॉर्गेनथाउ साहब ने क्या कहा कि विदेशी मामलों में जिस प्रकार से हम कूटनीति का सहारा लेकर के अपना विकास करना चाहते हैं, ये उसका महत्व उतना ही है जितना शांति के समय जितना महत्व है इसका अपने विकास करने के लिए, जितना कि युद्ध के समय में होता है ना। भाई युद्ध के समय में क्या करते हैं, विभिन्न राष्ट्र अपनी कूटनीतियों का इस्तेमाल करते हैं युद्ध जीतने के लिए, है ना। तो वहां युद्ध जीतने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल होता है, और अभी शांतिपूर्ण समय में अपने विकास के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे। और कूटनीति तो किसी भी राष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए, उसके विकास के लिए सबसे आवश्यक होती है कूटनीति, है ना। क्योंकि बिना कूटनीति के कोई राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिक कर रह ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला है प्रचार। प्रचार के माध्यम से भी कई राष्ट्र अपने हितों को जो है सुरक्षित कर पाते हैं या अपने हितों में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं, विभिन्न राष्ट्र दोस्तों अपने अनुसार प्रचार करके या अन्य राष्ट्रों के अंदर अपनी भावनाओं को इनबिल्ड करके, है ना, अपनी भावनाओं को प्रचार के माध्यम से पहुंचा करके, अपने विचारों को पहुंचा करके, या कभी कभी होता है ऐसा कि एक अन्य राष्ट्रों पर, जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपने विचार अन्य गरीब राष्ट्रों पर थोपने का प्रयास करता है। तो अच्छा वो क्या करता है दोस्तों, वो एक प्रकार का प्रचार ही करता है। उस प्रचार के माध्यम से उसके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि होती है, वो अपने हितों को और वृद्धि दे पाता है ना। तो वर्तमान लोकतांत्रिक युग में प्रचार का भी बहुत महत्व है। प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अन्य साधन जैसे कि कूटनीति, साम्राज्यवाद, इनका क्या विस्तार होता है, इनको कुशलता मिलती है ना। कोई राष्ट्र जो है दोस्तों साम्राज्यवादी धारणा रखने वाला है, साम्राज्यवादी विचार वाला है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला है, तो साम्राज्य के विस्तार के माध्यम से क्या होता है, उस साम्राज्यवादी जो कि अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, वो जहां विस्तार कर रहा है वहां पर अपने विचारों को थोप रहा है उन पर, है ना। इसके माध्यम से क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरह का ये प्रचार ही हो रहा है। कूटनीति के माध्यम से जो अपनी एक कूटनीति, एक रणनीति बनाता है कोई राष्ट्र अपने विकास के लिए, अपने साधनों, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या अपने हितों को और अधिक महत्व देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब वो कूटनीति का निर्माण करता है, तो वो करता क्या है, एक प्रकार से वो अपना प्रचार ही करता है ना। तो प्रचार के माध्यम से ही विश्व समाज में कोई भी राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा, एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है और अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय सद्भावना प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर इज्जत के साथ रहना है ना, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरे राष्ट्रों पर अगर वो ले तो ठीक है, अन्यथा थोपो उस पर, है ना। तो अब वो कैसे कर सकता है, साम्राज्यवाद के माध्यम से कर सकता है, उपनिवेशवाद के माध्यम से कर सकता है, या फिर कहें कि वो कूटनीति के माध्यम से कर सकता है। तो लेकिन अब चूंकि आज साम्राज्यवाद का समय नहीं है ना, आज उपनिवेशवाद का भी समय नहीं है, लेकिन वर्तमान में आज जो एक ही तत्व कार्य करता है, जो अपने विचारों को अन्य राष्ट्रों तक पहुंचाता है, वो है कूटनीति। जो राष्ट्र एक कूटनीतिज्ञ है, जिस राष्ट्र के जो कूटनीतिज्ञ जितने ज्यादा अच्छे होंगे, वो राष्ट्र उतनी ही ज्यादा एक प्रतिष्ठा पाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा वो। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई तो उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आई होप यहां तक के दोनों साधन क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला साधन है राजनीतिक युद्ध। राजनीतिक युद्ध अब एक नया कंसेप्ट है। राजनीतिक युद्ध अब ये क्या होता है दोस्तों, युद्ध का उद्देश्य होता है कि विपक्ष को कोई बात स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाए, बाध्य कर दिया जाए। मतलब युद्ध का, देखिए युद्ध क्यों करता कोई, युद्ध कोई भी राष्ट्र युद्ध किसी अन्य राष्ट्र से तभी लड़ेगा जब वो राष्ट्र उसकी बात ना मान रहा हो, है ना। तो वो राष्ट्र जो उस पर हमला कर रहा है, क्यों करेगा,
कि वो राष्ट्र चाहता है कि ये मेरी बात माने, है ना। यहां पर ये कहने का प्रयास किया गया कि किसी भी युद्ध का एक ही उद्देश्य होता है कि विपक्ष जिस पर वो हमला कर रहा है वो उसकी बात माने, इच्छा से नहीं तो बाध्य हो, मजबूर हो, है ना। सैनिक बल द्वारा ऐसा करने पर हम उसे युद्ध कहते हैं। जब हम सैनिकों के द्वारा जब उस पर हमला करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, युद्ध कहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जब कूटनीति से हम उस पर प्रहार करते हैं, प्रचार के माध्यम से प्रहार करते हैं, लोन देकर के उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, आर्थिक रूप से दबाव डालते हैं, तो उसे हम दोस्तों एक राजनीतिक युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक युद्ध कहते हैं। तो दूसरे राज्य हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए तो इसे राजनीतिक युद्ध कहते हैं। इस प्रकार का दबाव डालकर, कूटनीति के माध्यम से दबाव डालिए या प्रचार के माध्यम से उसको डराइए, धमकाइए, या फिर आर्थिक रूप से, फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर आर्थिक रूप से, है ना। जो हम बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ यही है, कूटनीति, प्रचार और आर्थिक दबाव, है ना। जैसे कि आज चीन इन तीनों में से किसका प्रयोग करता है दोस्तों, राष्ट्रों पर दबाव बनाने के लिए कूटनीति कुछ बेसिकली तो देखा जाए दोस्तों तो प्रचार, तीनों ही तत्व उसके लिए समाहित है। कैसे हैं कि वो एक ऐसी कूटनीति का निर्माण करता है जिस कूटनीति में अर्थव्यवस्था, मतलब कि पहले राष्ट्रों के साथ में मित्रता करता है, मित्रता करने के बाद में उनको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, जब भी आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, और उनके विपरीत समय में उन्हें आर्थिक रूप से खूब अच्छे खासी मदद करता है। और जैसे ही मदद करेगा, मदद करने के बाद जो उनका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से पहले ही वो उस राष्ट्र से पैसा मांग लेता है, और उस राष्ट्र के बाद पैसा ना होने पर जो है दोस्तों उससे जो है अनावश्यक जो मांगे होती, अनुचित जो मांगे होती, वो अनुचित मांगे करता है, और इस प्रकार से उन राष्ट्रों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसकी कूटनीति, उसका प्रचार और उसका आर्थिक दबाव तीनों एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्र जो है अपने हितों को वृद्धि करने के लिए, अपने हितों की वृद्धि करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों, यहां तक का ना। राजनीतिक युद्ध भी समझ चुके हैं। राजनीतिक युद्ध मतलब डायरेक्ट लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं, सेना के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति, प्रचार और आर्थिक रूप से दबाव बना करके सामने वाले को मजबूर करने वाली जो नीति होती है, जो युद्ध होता है, वही राजनीतिक युद्ध कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन, भाई आर्थिक साधन से तो कोई बचा हुआ नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि आर्थिक जो देश आर्थिक रूप से जितना सक्षम होगा वो अपना उतना ही विकास करेगा, इसमें ज्यादा खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति का निर्माण अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि में रखकर ही करता है। जो भी साधन होते हैं दोस्तों, इसमें को लेकर के मुझे एक बात याद आती है, जो हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं। अगर कभी आपको फुर्सत मिले, अगर आपके सिलेबस में नहीं हो, और सिलेबस में होना दोस्तों, तो एक बार उसको भले चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, पूरा डिटेल में पढ़ना, पूरे डिटेल में उन योजनाओं को पढ़ना। वहां से आपको उस समय के नेतृत्व का एहसास होगा कि क्या नेतृत्व था यार उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। जो एक भारत जिसके पास खाने के लिए दाने नहीं थे दोस्तों, हम खाने के दाने के लिए तरस रहे थे, उन पंचवर्षीय योजनाओं ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया। हम अनाज अन्य देशों को बेचने लगे। समझिए, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं, उनको एक बार पढ़िएगा जरूर, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जो हमारे योजनाएं होती है, जो हमारी आर्थिक योजनाएं होती है कि देश आर्थिक विकास कैसे करेगा, तो उसके लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है ना। कोई सरकार जो 1 साल की योजना बनाती है, कोई 5 साल की बनाती है, कोई 10 साल की, 20 साल की भी बनाती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग फंडे होते हैं उनके, उसके हिसाब से वो अपनी योजना बनाकर चलते हैं। तो जिस राष्ट्र की आर्थिक योजनाएं जितनी अच्छी होती है, राष्ट्र उतना ही अधिक ग्रो करेगा, और आर्थिक रूप से जब वो देश सक्षम हो जाएगा तो उसको प्रत्येक स्तर पर प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, और वो अपना विकास भी करेगा। और बेसिकली आज वर्तमान विश्व की अगर बात करें तो उसी राष्ट्र को प्रतिष्ठा अधिक मिलती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से ग्रो कर रही हो। आज भारत को देखिए दोस्तों, तो अभी से कुछ वर्षों पहले की अगर बात करें तो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई जानता नहीं था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा जो भारत को ना जानता हो। रीजन क्या है दोस्तों, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो कंटिन्यू और स्पीड से ग्रो करने के कारण आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र भारत के बारे में जानता है ना। तो प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति का निर्माण अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखकर करता है। इसको लेकर के पामर और पार्किंस ने कहा है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो या फिर
अपने स्वयं का विकास करने के लिए हो, वो राष्ट्रीय नीतियों के आर्थिक साधन होते हैं। सिंपल सी बात है। हर हाल में जैसा कि हमने देखा था विदेश नीति के अंतर्गत ही कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम राष्ट्र की बात करें तो किसी देश के लिए कोई देश परमानेंट शत्रु नहीं होता है या कोई देश परमानेंट मित्र नहीं होता है। हमेशा के लिए अगर परमानेंट जैसी कुछ चीज होती है तो वो उस राष्ट्र के हित होते हैं, है ना, उस राष्ट्र के हित होते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि अगर अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अगर किसी राष्ट्र से दुश्मनी भी करना पड़े या किसी दुश्मन राष्ट्र से दोस्ती भी करना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कर लेना चाहिए और करते भी है राष्ट्र, है ना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। जहां जिसके हित जहां नजर आते हैं वहीं पर ही जो है इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसी चीज को दोहराया है यहां पर पार्किंसन साहब ने। आई होप ये चारों जो साधन है दोस्तों वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट है इसमें साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद। साम्राज्य, हालांकि अब इसका समय तो जा चुका है, अब इसका समय नहीं है। ये समय एक पुराना समय हुआ करता था जब विभिन्न राष्ट्र अपने हितों को बढ़ाने के लिए, यार देखिए हित मतलब क्या, अपना खुद का विकास करना, है ना, अत्यधिक विकास करना, वही तो उसके हित है। अब कोई राष्ट्र ऐसा है जो साम्राज्यवादी है, जैसे अगर हिटलर की बात कर ले, है ना, तो साम्राज्यवाद में विश्वास करता था, वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में विश्वास करता था, साम्राज्यवादी था। अब ये धारणा अब कहां मिलती है देखने को, उपनिवेशवाद, तो अब उपनिवेशवाद की धारणा भी खत्म हो चुकी है। साम्राज्यवाद का मूल तत्व क्या होता है, राज्य द्वारा दूसरे राज्यों पर हमला करके उसकी सीमाओं को हड़प लेना, उसके क्षेत्रों को हड़प लेना, ये साम्राज्यवाद होता है। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि अन्य देशों को अपना उपनिवेश बना लेना। उपनिवेश मतलब क्या होता है दोस्तों, उनकी शासन व्यवस्थाओं पर इस प्रकार से कब्जा कर लेना कि कच्चा माल जो है अपने देश में वहां से लाया जाए और अपने देश में पक्का माल बना करके उस देश में पक्का माल बनाकर बेचा जाए। उससे क्या होता है कि जो उपनिवेशवाद का जो स्थापना करता है या जो राष्ट्र पक्का माल बनाकर बेचेगा अपने यहां पर, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो उपनिवेश राज्य होगा उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी, जैसा कि भारत के साथ हुआ था। वही भारत में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश बनाया भारत को, तो भारत में जो कच्चा माल हुआ करता था, कुछ भी प्रोडक्ट बनने का कच्चा माल लीजिए, कच्चा माल क्या होता था दोस्तों, सीधा इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड से वस्तु फिनिश गुड्स बनकर आती थी, तो कच्चा माल यहाँ कम दामों में या कहें कि वो तो मुफ्त में ही जा रहा था, तो कम दामों में इंग्लैंड पहुंचता था और उससे पक्का माल बनकर वापस बिकने के लिए भारत में आता था। ठीक है, तो भारत को दोनों तरफ से लूटा जा रहा था। एक कच्चे माल का एक सही रेट कीमत ना देना, कच्चे माल की सही कीमत ना देना और पक्के माल को अत्यधिक कीमत पर बेचना। और इससे क्या हुआ कि भारत के जितने भी कुटीर उद्योग धंधे थे, जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता था, उन सबको तबाह कर दिया गया, उन सबको खत्म कर दिया गया। उन पर इस कदर से कर लगाए, उस पर अत्यधिक ऊंची मात्रा में कर लगाए गए, जिससे वो जो धंधे कुटीर उद्योग धंधे थे वो अपने आप ही समाप्त हो गए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद, है ना। तो हॉब्सन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि उपनिवेशवाद अपने श्रेष्ठ स्वरूप में राष्ट्रीयता का स्वाभाविक प्रसार है या प्रचार है एक तरह से, है ना। जो सफल उपनिवेशवाद का मापदंड यह है कि उपनिवेशवादी राज्य अपनी सभ्यता के मूल्यों को नए प्रदेशों के स्वाभाविक सामाजिक परिवेश में कहां तक स्थापित कर सकता है। उपनिवेश कच्चा माल प्राप्त करने के लिए या कहें कि तैयार माल उसके बाजार के लिए, सस्ते श्रम, सैनिक भर्ती, इन सब के लिए वो उपनिवेश वाले राष्ट्र का जो है इस्तेमाल करता, अपने सैनिक अड्डे बनाने के लिए कहें या वहां पर सस्ते मजदूरों के लिए कहें या अपने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए कहें। तो प्रत्येक रूप से वह राष्ट्र जो है उपनिवेशवादी राष्ट्र का शोषण करता है, प्रत्येक स्तर पर शोषण करता है। आई होप साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद वाली कंडीशन भी अब आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है युद्ध। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए और बाहर जाना अति आवश्यक हो तो व्यक्ति क्या करेगा। मान लेते हैं कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ऑक्सीजन की भारी कमी है ना। कुछ समय जब तक आप सरवाइव कर पा रहे हैं आप करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास में जो है कोई रास्ता नहीं है निकलने का, एक ही दरवाजा है वो भी बंद है। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा और कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपका दम घुटने लगेगा, तो अब क्या करोगे। लास्ट जो आपके पास चारा बचता है वो एक ही बचता है कि आप कैसे भी करके उस गेट को तोड़ेंगे।
है ना। यहां पर गेट तोड़ना मतलब होता है युद्ध। प्रत्येक राष्ट्र आज अंतिम ऑप्शन के रूप में युद्ध को ही चुनता है। बेसिकली आज के वर्तमान समय जो है दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र चाहते हैं, क्योंकि युद्ध से किसी प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक उस रूप से या कहें कि राजनीतिक रूप से नुकसान ही होता है। इसलिए अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए, या किसी भी प्रकार से मानिए तो दोस्तों वो युद्ध को टाल करके युद्ध को आगे ही बढ़ाते हैं, टालने का ही प्रयास करते प्रत्येक राष्ट्र। तो जब दो राष्ट्रों की राजनीतिक समस्याओं का समाधान अन्य साधनों से संभव ना हो, तब वे दोनों राष्ट्र जो है युद्ध का मार्ग अपनाते हैं। युद्ध पर होने वाले खर्च से बचने के लिए राजनीतिज्ञ इस बात का भरकस प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए युद्ध के मार्ग का अवलंबन ना करना पड़े। यदि फिर भी अगर युद्ध टाला ना जा सके तो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए या राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा अंतिम अवसर या कहे कि अंतिम उपाय के रूप में युद्ध की ही शरण लेनी पड़ती है। उसको व्यवहारिक रूप से ऐसे प्रकार समझ लीजिए दोस्तों, जब अपने हितों को सुरक्षित रखने के अन्य साधन या अपने हितों की वृद्धि वाले अन्य साधन जब कार्य करना बंद कर दे, तो अंतिम रूप से हमारे पास में एक ही मार्ग बचता है और वो बचता है युद्ध। क्योंकि युद्ध अपने हितों की सुरक्षा तो सब परम आवश्यक तत्व है, परम आवश्यक तत्व है अपने हितों की सुरक्षा रख करना, है ना। तो जब हितों की सुरक्षा के जो अन्य साधन थे वो सब विफल हो जाते हैं, तो अंतिम क्या बचता है? युद्ध बचता है। युद्ध के माध्यम से वो जो है अपने हितों की रक्षा करेगा। दैट्स ऑल। इस प्रकार से 6 साधनों पर दोस्तों हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पूरे जो तत्व और साधन वाला जो हमने सेकंड पार्ट में देखे हैं, ये पूरी तरह से अब आपको माइंड में क्लियर हो चुके होंगे। अब आप किसी पुस्तक से पढ़ेंगे तो अब आपको डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी होगी, अब क्लियर समझ आएगा। ठीक है, चलिए अगले सेशन में दोस्तों हमारा होगा शीत युद्ध पर, है ना। तो इस सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक शीत युद्ध। शीत युद्ध पर एक हो सकता संभव था कि इसके भी 2 पार्ट हो, क्योंकि शीत युद्ध आपकी पुस्तक को अगर फॉलो करते हुए, आप मतलब आपके सिलेबस को अगर फॉलो करते हुए पॉइंट टू पॉइंट अगर चला जाए तो सिर्फ एक सेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा। बट दोस्तों एग्जाम में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपके सिलेबस में कंसेप्ट कम दिए गए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आते हैं, नए नए बनकर आते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं यहां पर 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में वहां से जो है निराश होकर के ना लौटे, एग्जाम से निराश होकर के ना लौटे। तो एक ये शीत युद्ध है, तो शीत युद्ध के सभी पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने राष्ट्रीय हितों के सभी पक्षों पर चर्चा की है। अब शीत युद्ध के सभी पक्ष कौन कौन से हो जाएंगे भाई? शीत युद्ध का सबसे पहले अर्थ समझेंगे, परिभाषा को देखेंगे, शीत युद्ध का महत्व देखेंगे, शीत युद्ध का विश्व पर प्रभाव देखेंगे, शीत युद्ध के कारण क्या थे उन कारणों को देखेंगे, शीत युद्ध किस किस तरह से स्टार्ट हुआ, कितने चरणों में ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उन सभी 5 चरण माने जाते हैं, इसके 5 स्टेप माने जाते हैं, उन 5 स्टेपों को समझेंगे, डेट के साथ समझेंगे। तो दोस्तों एक बड़ा कंसेप्ट होता है, लेकिन आपकी पुस्तक में सिर्फ जो है उसके कुछ चरण दे दी जाएंगे, 5 चरण देख लीजिए, उसका प्रभाव देख लीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर वहां पर इसके कारण पूछ लिए गए एग्जाम में तो क्या लिखकर आएंगे आप लोग? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए टॉपिक पूरा ही कंप्लीट करने में हमारा विश्वास होता है दोस्तों। मैं जानता हूं कि आपको अन्य प्लेटफॉर्मों पर यह टॉपिकों को आधे घंटे में भी करवाया जा रहा है, 15-20 मिनट में भी करवाया जा रहा है। तो संभवतः हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो है उन प्लेटफॉर्म से संतुष्ट हो, उस स्टडी संतुष्ट हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मैं अपनी संतुष्टि को भी देखता हूँ कि टॉपिक को जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा पूरे विस्तार से, तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। अब जिन दोस्तों को पूरे विस्तार से पढ़ना पसंद है वो इसका इस्तेमाल करेंगे इस सेशन का, और जिनको पूरे विस्तार से पढ़ना पसंद नहीं है, जो शॉर्ट में अपना जीवन शॉर्ट में जी रहे हैं, तो स्टडी भी शॉर्ट में ही निपटाने का प्रयास करते हैं, तो उन दोस्तों को इस लंबे लंबे सेशनों से थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है। तो उन दोस्तों को मेरा विशेषकर संदेश है कि इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो पसंद है ना वो कीजिए। आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र में जी रहे हैं आप लोग। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर विस्तार मिल रहा है आपकी लंबी लंबी क्लासेस से तो आपके लिए मजबूरी बन जाएगी। मजबूरी कुछ भी नहीं है दोस्तों, जहां पर आपको उचित लगे, जहां अगर शॉर्ट पसंद है तो शॉर्ट में जाइए, और पूरे विस्तार से अगर आप सीखना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं प्रत्येक स्तर पर, जो आप जिसको आप समय दे रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए ना यार। अगर आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं
है ना, उसका ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। सीधी बात है, आपके कॉलेज में भी जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो वहां पर भी 2 से 3 दिन लेक्चर चलते हैं, क्योंकि एक लेक्चर 45 मिनट का होता है, तो 2 से 3, कभी कभी 4 दिन भी लेक्चर चले जाते हैं। लेकिन हम आपसे 4 दिन नहीं ले रहे, बल्कि 2 पार्ट में आपको ये टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं, है ना। अब ऐसा भी नहीं आपको 2 दिन इंतजार करना है। अरे मेरे दोस्त, आप तो डिजिटल हो, है ना। अभी आप आधे घंटा या 1 घंटा जो भी आपका सेशन चला उसको देखेंगे, तुरंत बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर तुरंत बाद फिर से लगा लेंगे, तो आपके लिए तो बहुत फायदा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।